नवंबर 1992 की बात है। 23 नवंबर, मुझे डेट याद है, 23 नवंबर 1992। मुझे उस समय मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव जी। अब पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे, तो गरीबों के यहाँ जाते थे। उनका एक वर्क था, उनका एक कार्य करने की शैली थी। उन्होंने मुझे बुलाया, बोले मैं आपको हेलीकॉप्टर से भेज रहा हूँ और आज कल से आप ज्वाइन कीजिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किशनगंज। और मैंने वहाँ पे एक मंत्री थे मुन्ना मुश्ताक, मैंने जैसे वो बाहर निकल के उन्होंने कुछ किया, सबसे पहले मैंने उनको अरेस्ट किया। एसपी कह रहे सर आप अरेस्ट कर, मैंने कहा यस आई एम अरेस्टिंग। रात को 12 बजे मुख्यमंत्री का फोन आया, आपने मेरे मंत्री को अरेस्ट कर लिया। मैंने कहा यस। बोले ये तो फिर हमें, तो हमने कहा अगर उसको छोड़ना है तो फिर मुझसे मत कहिएगा कि जिले को ठीक। जब मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आप रहे हैं, उस समय आप कितना मेहनत करते थे, कितने घंटे आपको काम करना पड़ता था? मैं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव था श्री अर्जुन मुंडा जी का जी, जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं जी। वो झारखंड के मुख्यमंत्री 3 बार रहे। और आपके परिवार में इतने सारे आईएएस हैं, आपकी फैमिली भी आईएएस है, दिल्ली में पदस्थापित हैं, आपके भाई सारे आईएएस हैं, उनकी पत्नियां भी आईएएस। उनकी पत्नी आईएएस नहीं, मेरी पत्नी आईएएस है। तो इतने सब, कभी ऐसा मौका आता है कि सारे लोग एक साथ बैठ सकें? हाँ बिल्कुल, हम लोग सारे लोग एक साथ बैठते भी हैं और पीते सत्तू ही है, नाश्ते है ना, सत्तू खाते हैं और भुना चना खाते हैं और चाय पीते। मैं हूँ राजेंद्र शर्मा, आप देख रहे हैं महोबा न्यूज़। दर्शकों के लिए हम समय समय पर कुछ विशेष शख्सियत और व्यक्तित्वों को आपके बीच में लाते रहे हैं। आज हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्तित्व मौजूद है जिनसे हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं। ये न केवल महोबा के लिए बल्कि इन्होंने देश विदेश में अपना और महोबा का नाम रोशन किया है। हमारे बीच में झारखंड राज्य के वर्तमान में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर श्री देवेंद्र तिवारी जी हैं। देवेंद्र तिवारी जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आप से हम कुछ बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि आप इसी नगर से हैं, महोबा से हैं, और आपने बिहार और झारखंड में विभिन्न पदों में रहे हैं, बहुत सारे पदों को सुशोभित किया है। आपने किशनगंज, छपरा जिलों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे हैं। आप ह्यूमन रिसोर्सेज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं और दिल्ली में भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी झारखंड भवन में रहे हैं। तो ये सारी जर्नी जो है आपने, हालांकि आपकी प्रारंभिक शिक्षा महोबा में से ही हुई है, तो इस जर्नी के बारे में कुछ बताएं। मेरा जन्म ही महोबा में हुआ जी, और यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा भी हुई जी। यहाँ सरस्वती शिक्षा निकेतन है जी जी, उसमें मैं कक्षा 4-5 में पढ़ता था। डीएवी इंटर कॉलेज है, वहाँ से मैंने पढ़ाई की। फिर मेरे पिता तो स्वयं शिक्षक थे, उनका स्थानांतरण होता था, तो जहाँ वो गए हमने पढ़ाई की। और किसी भी कॉन्वेंट या अंग्रेजी माध्यम में मैंने कभी पढ़ाई नहीं। मैं राजकीय इंटर कॉलेज, जिसको कहते हैं जीआईसी, उसका विद्यार्थी रहा। और पिताजी की इच्छा थी कि मैं चिकित्सक डॉक्टर बनूं, तो बायोलॉजी से मैंने इंटरमीडिएट किया था। तो सिलेक्शन हुआ सीपीएमटी के थ्रू, किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज लखनऊ, केजीएमसी लखनऊ में, वहाँ से एमबीबीएस किया। तो मैंने एक दिन देखा कि हम लोग अपने कार्यक्रम कर रहे थे, वार्षिक कार्यक्रम। मुख्य अतिथि थे जो सचिव थे जी, स्वास्थ्य के जी। तो मैंने देखा कि वो आए और उनके सामने हमारे प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, और जो हमारे बहुत गुरु थे, जो टीचर थे, जो प्रोफेसर थे, जो सर्जन थे, बड़े बड़े डॉक्टर थे, वो सब जाके दौड़े और उनका स्वागत किया। तो मुझे लगा कि अगर मैं ये ऐसे ही क्यों ना व्यक्ति बना जाए जो आया है सामने। तब मुझे पता चला कि नहीं, इसके लिए आपको भारतीय प्रशासनिक सेवा देनी होगी और तब आप आईएएस में आएंगे। तो हमारा रुचि थोड़ा इस तरफ बढ़ी और मैंने फिर 8 साइड के 2 सब्जेक्ट लिखे, यूपीएससी का इम्तहान दिया और ईश्वर की कृपा से मुझे फिर मेरे छोटे भाई का भी चयन हुआ
जी राजेंद्र कुमार तिवारी जो यूपी काडर में रहे, मैं बिहार में था, फिर झारखंड चला गया। फिर एक तीसरे भाई हैं धीरेन्द्र कुमार तिवारी, जी वो उनका चयन हुआ, वो आईटी रुड़की से पढ़े थे, तो उनका चयन हुआ, वो पंजाब में बड़ी पद पर हैं इस समय, जी अपर मुख्य सचिव हो गए हैं। और मेरी पत्नी खुद वो भी आईएएस हैं, वो अभी भारत सरकार में सचिव हैं। तो जैसे मैंने अभी कहा कुछ देर पहले, आप अब मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि सब लोग मुझे महोबा का अपना मानते हैं, और मैं भी, ये अलाउद्दीन की धरती है, तो जब इतने वीर लोग हुए हैं तो हम लोग तो बहुत उनके सामने कुछ नहीं है, लेकिन प्रेरणा उन लोगों से मिलती रही। और इसलिए इस प्रेम के वश हम लोग जहाँ भी रहे, हमने अपने कर्तव्य का निर्वहन बहुत अच्छी तरह से किया। जी इसलिए मुझे अच्छे से अच्छे पद, जैसे मैं मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव रहा, जी जो आपने कुछ पद गिनाए जी, अभी, वो जी। रहा, विकास आयुक्त रहा, फिर मैं मुख्य सचिव भी रहा, जी और अभी संवैधानिक पद का निर्वहन कर रहा हूँ राज्य निर्वाचन आयोग के रूप में। तो ये जर्नी किसी के लिए भी साध्य है, असंभव जर्नी नहीं है, संभव यात्रा नहीं है। मैं तो बल्कि बच्चों से कहूँगा, जो यहाँ के हैं, आपके दर्शक हैं, जो परिवार के स्टूडेंट्स हैं, कि ठान लीजिए, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए तो बस लगन से आप करते रहिए, जो चाहिएगा मिलेगा, जो इच्छा कर हो मनमाही, राम कृपा कछुत होना। बिहार में जब आपने सेवा ज्वाइन किया वहाँ पर, तत्कालीन समय में जब आप रहे होंगे, उस समय बिहार काफ़ी डिस्टर्ब स्टेट भी माना जाता रहा। तो आपने जब 2 जिलों में वहाँ पे एज ए जिलाधिकारी काम किया, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में, तो बहुत सारी चुनौतियाँ आपके सामने रही होंगी। तो कोई ऐसा संस्मरण जो आपको याद हो, जो आपको भावनात्मक रूप से बहुत उद्वेलित किया हो, या आपको बहुत यादगार रहा हो? तो जैसे मैं बताऊं, जो भी व्यक्ति काम करता है और परिणाम देता है, जी मेहनत करता है, वो कोई भी सिस्टम हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, उसकी कद्र होती है। नवंबर 1992 की बात है, 23 नवंबर, मुझे डेट याद है, जी 23 नवंबर 1992। मुझे उस समय मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव। जी अब पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे, तो गरीबों के यहाँ जाते थे, उनका एक वर्ग था, उनका एक कार्य करने की शैली थी। उन्होंने मुझे बुलाया, बोले मैं आपको हेलीकॉप्टर से भेज रहा हूँ, और आज कल से आप ज्वाइन कीजिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किशनगंज। अब किशनगंज को आप लोग जाने और ना जाने, लेकिन वो बांग्लादेश के बॉर्डर पे स्थित है, जी जी और वहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनका भी नाम बहुत ज़्यादा था। तो वो माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया है, मतलब ये सोचिए कि माइनॉरिटी वहाँ मेजॉरिटी। उन्होंने कहा कि अडवाणी जी का रथ निकल रहा है और इसको रोका जाएगा, और ये बाबरी मस्जिद और अयोध्या वाला जो डिस्प्यूट है, जी जी ये ऐसा रूप ले लेगा कि मुझे ये भय है, मुझे ये करीब करीब भय भी है, लेकिन निश्चितता से है कि ये ढांचा टूट जाए 1992 के बाद, से बांधने के बाद, 6 दिसंबर की जो बात 6 है। दिसंबर। तो 24 तारीख को मैं भेजा गया, 25 को मैंने ज्वाइन किया। उनका एक ही मेरे से रिक्वेस्ट थी कि हो सकता है उनको पॉलिटिकली सूट करता हो, लेकिन मेरे लिए तो जिला है। उन्होंने कहा इस जिले को बचा लीजिए, कुछ होने ना पाए, क्योंकि यहाँ पर करीब 60%, 65% तो माइनॉरिटी के लोग हैं, जी प्रदेश के लोग। और मैं आपसे बता दूं, उसके सराउंडिंग में पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, ये सब जिले थे, उनमें दर्जनों लोग घायल हुए, मारे गए। किशनगंज में एक चाकू किसी को नहीं लगा, वाह क्या बात। एक भी आदमी को नहीं लगा। और मैंने वहाँ पे एक मंत्री थे मुन्ना मुश्ताक, मैंने जैसे वो बाहर निकल के उन्होंने कुछ किया, सबसे पहले मैंने उनको अरेस्ट किया। एसपी कह रहे सर आप अरेस्ट कर, मैंने कहा यस आई एम अरेस्टिंग। रात को 12 बजे मुख्यमंत्री का फोन आया, आपने मेरे मंत्री को अरेस्ट कर लिया? मैंने कहा यस। बोले ये तो फिर हमें, तो हमने कहा अगर उसको छोड़ना है तो फिर मुझसे मत कहिएगा कि जिले को ठीक करना है। और ये देखिए रिजल्ट मिला। तो अगर आप निष्पक्ष होकर और पूरी परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लेते हैं, तो उसमें, बल्कि किशनगंज में तो बीच में एक ऐसी स्थिति थी कि बिल्कुल मुख्य चौराहे पर
एक मंदिर था और एक दरगाह थी और एक पीपल का पेड़ था, और हर साल वहाँ जुलूस निकलते समय कुछ करते ना समय कुछ होता था। समस्या होती थी। उसका केस पिछले करीब 25-30 सालों से कोर्ट में चल रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट जज साहब से मैंने बात की, बोले ये तो हम लोग तो फैसला दे ही नहीं पा रहे हैं, इतने इस तरह से बात है। हमने दोनों पक्षों को बुलाया और उसमें जो बहुत अच्छे लोग थे दोनों पक्षों, बोले हम खुद चाहते हैं कि ये दूर हो जाए, लेकिन कुछ इस तरह के तत्व हैं, सामाजिक तत्व, जो उसको हमें करने नहीं देते, वो भारी पड़ जाते हैं। तो हमने कहा आपका मेरे ऊपर विश्वास है। विश्वास है। दोनों पक्षों के लोगों को जो वास्तव में थे वो बेचारे, जबकि उनको कोई सुनता नहीं था, उनको मैंने विश्वास में लिया। रात में इस जज साहब से बात करते हुए हमने कहा कि ये इतना जीर्ण शीर्ण है, हमने उसकी रिपोर्ट बनवाई कि ये खतरा है किसी भी वहाँ के निकलने वाले को। हमने पीपल का पेड़ साफ करवा दिया, दरगाह साफ करा दी रातों रात, बहुत सारे काम। और वहाँ पे बढ़िया गरीबों के लिए दुकानें बना दी, चौड़ा कर दिया एरिया को। और थोड़े समय डिस्टर्बेंस हुआ, 2-3 दिन ये सब हुआ, उसके बाद सब लोगों ने इतनी सराहना की, उन्होंने जाके खुद कहा कि अरे इससे अच्छी चीज़ कोई हो नहीं। तो ये साहसी कदम आपके रहे हैं। और मेहनत के मामले में क्योंकि आप बहुत मेहनती रहे हैं, तो जब मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आप रहे हैं, उस समय आप कितना मेहनत करते थे, कितने घंटे आपको काम करना पड़ता था? मैं मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव था श्री अर्जुन मुंडा जी का, जी जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं। जी। वो झारखंड के मुख्यमंत्री 3 बार रहे और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और सरल हृदय, लेकिन कॉग्निजेंस उनका बहुत अच्छा है, मतलब समझते हैं चीज़ों और सुनते हैं। मामून में मैंने देखा है कि मुख्यमंत्री जी को व्याकुलता जल्दी होती है, बहुत समय नहीं होता है जी सुनने। जी जी। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत समय लगा के सुनते हैं, अगर कोई पदाधिकारी उनसे बात करे तो बहुत, कोई भी व्यक्ति बात करे किसी विषय पे वो सुनते हैं, तो ये भी सुनते थे। तो कम से कम आप 6-7 घंटे सोने के अलावा बाकी समय काम ही करते हैं। काम करते तो वहीं पे आप खाते हैं, उनके कार्यालय में रहते हैं, तो लेकिन थकावट नहीं होती है और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब रिजल्ट सामने आते हैं तो अच्छा लगता है। और मैं तो ये बताता हूँ कि देखिए, हम लोग जहाँ पर भी हैं, जहाँ पर भी आप हैं, छोटा दिया जलाइए, उस एरिया में तो कम से कम अंधेरा दूर होगा, और जब लाखों दिए जलेंगे तो प्रकाशित होना ही है पूरे समाज को। आपका ये कार्य उन नवयुवकों के लिए है, उनके लिए ये एक कहना चाहिए एक सलाह है कि कैसे वो आगे बढ़ेंगे, उसके लिए भी आपके ये कार्य जो है ये प्रशंसनीय रहे हैं। वर्तमान में आप स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये एक संवैधानिक पद है और चुनौतियां भी होंगी इसमें बहुत सारी, तो इसमें कुछ आप झारखंड के लिए मैंने बताया कि अभी जैसे निर्वाचन हम लोगों ने कराया वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों का, जिला परिषद का प्रमुख का, और हमारे यहाँ वो प्रधान मुखिया कहते हैं उन लोगों का, तो नक्सल गतिविधियों के बावजूद एक भी हिंसा वहाँ नहीं। क्यों? थोड़ा सा आप, जबकि हमें फोर्स एक्स्ट्रा नहीं देना, आप इनोवेशन यूज़ कीजिए। अब मैंने ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, जहाँ हमारे पहाड़ी एरिया थे, जहाँ पे ऐसे थे कि जहाँ पे जंगल एरिया थे, वहाँ मूवमेंट कहाँ हो रहा है, कहाँ लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक जगह बैठ के पता चल जाता था। वहाँ भेज दीजिए टुकड़ी को, वहाँ तुरंत रिएक्ट कीजिए, लेकिन आपको सजग रहना पड़ेगा, उसके आपकी टीम को सजग रहना पड़ेगा। या तो आप इतना फोर्स आपके पास होगी, गली गली जगह जगह हर स्थल पे बैठा दें, इतना संभव नहीं, संभव। आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए। एक आखिरी सवाल है आपसे, आपके परिवार में इतने सारे आईएएस हैं, आपकी फैमिली भी आईएएस है, दिल्ली में पदस्थापित हैं, आपके भाई सारे आईएएस हैं, उनकी पत्नियां भी आईएएस, उनकी पत्नी आईएएस नहीं है, मेरी पत्नी आईएएस है। तो इतने सब, कभी ऐसा मौका आता है कि सारे लोग एक साथ बैठ सकें? हाँ बिल्कुल, हम लोग सालों एक साथ बैठते भी हैं और पीते सत्तू ही हैं, नाश्ते है ना, सत्तू खाते हैं और भुना चना खाते हैं और चाय पीते हैं। और हम ये बताते हैं कि मेरी जीवनचर्या और आपकी जीवनचर्या में कोई फर्क नहीं, लेकिन ये है कि हाँ, विमर्श अलग अलग टॉपिक्स पर होता है और उसमें आनंद आता है। तो मैं तो अभी आपसे बता रहा था कि परिवार, हर एक परिवार में इस तरह की चर्चाएं होनी चाहिए जो थोड़ा इंटेलेक्चुअली लोगों को मोटिवेट करे, बच्चों को भी, और नए नए टॉपिक्स पे चर्चाएं होनी चाहिए। वो अलग बात है कि उनके, आप पर जरूरी नहीं कि वो आपके, उनको बच्चों को ये मत सिखाइए कि जो मैं कहता हूँ उसी में हाँ मैं हाँ मिलाऊं, यस मैन या यस वुमन बनना सब नहीं।
क्योंकि अगर सब लोग हाँ में हाँ मिला रहे हैं, इसका मतलब अपना तो अपनी स्वयं की थिंकिंग, अपनी विचारधारा, अपने मस्तिष्क का तो प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं। कुछ टॉपिक्स पे जरूर आप सहमत हो सकते हैं, लेकिन नेचुरल है कि आप विवाद कीजिएगा। विवाद का मतलब झगड़ना नहीं होता है, अपमान नहीं होता, उसको एनकरेज कीजिए, डिबेट। देवेश जी बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपका वेरी मच अगेन, हमसे मैं बहुत बात आभारी करने हूँ, के आप सब लिए। लोगों ने बुलाया, बहुत आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद।